नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए होने वाले पंजीकरण पर रोक। अगले 3 दिनों तक नहीं होगी कोई भी पंजीकरण। तीर्थयात्रियों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री द्वारा गिनाए गए 9 रत्नों का किया जिक्र। बीजेपी कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा। 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएगी सरकार। 30 मई से 30 जून तक होगा कार्यक्रम। देहरादून में जल्द होगी 2 फूलों की मंडी। किसानों की परेशानियों को देखते हुए लिया गया निर्णय। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, किसानों के हित में हो रहे लगातार काम। और गंगा दशहरा स्नान पर्व मनाया जा रहा धूमधाम से। देश भर में आए श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार डीएम और एसपी ने देखी सुरक्षा व्यवस्थाएं। और अब खबरें विस्तार से। हर की पौड़ी में अन्य घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ जुटने लगी है। श्रद्धालु ने हर हर गंगे के जयकारों के साथ में आस्था की डुबकी लगाई। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन और 16 40 सेक्टर बांटा गया है। आपको बता दें कि आज दिन सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरथ द्वारा देवी गंगा को धरती पर अवतार दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य, उपवास, भजन और गंगा आरती का आयोजन किया करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में तो गंगा को देवी माना जाता है। ये माना जाता है कि जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के जनकर वर्तमान समय में भौतिक जीवन जी रहे मनुष्य से जाने जाने वाले जो पाप कर्म हो जाते हैं जाने अनजाने में, उनकी मुक्ति के लिए मां गंगा की साधना करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस किसी ने भी पाप कर्म किए हैं और जिसे अपने किए का पश्चाताप है और इससे मुक्ति पाना चाहता है तो उसे सच्चे मन से मां गंगा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरफराज अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज, हर की पौड़ी में और अन्य घाटों पे श्रद्धालु की भीड़ जुटने लगी है। मां गंगा की पूजा करने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं। क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? इस पूर्ति में आपको बता दूं, आज गंगा दशहरे का जो दिन है, आज के दिन को लेकर श्रद्धालु कल रात से ही हर की पौड़ी पहुंचने शुरू हो गए थे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। ये इसके साथ साथ मैं बता दूं, आज के दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते। इसी दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। जी। भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में माँ गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है। गंगा जल बहुत ही पवित्र और पूज्य माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा भावती है, इसलिए हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी दिन गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। माँ गंगा के घाट पर भव्य गंगा आरती भी इसी दिन की जाती है। इसी दिन साल का आखिरी बड़ा एक मंगल भी रहता है। ऐसे में साधक में माँ गंगा और हनुमान जी की कृपा बरसती है। जी जी सरफराज, इसको देखते हुए घाटों पर श्रद्धालु की कितनी भीड़ दिख रही है जो गंगा में डुबकी लगाने के लिए वहां पहुंचे हैं? जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया हूँ। सरफराज, कितनी श्रद्धालु की तादाद देखने को मिल रही है घाटों पर? इस पूर्ति में बता दूं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और जो
ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी माँ गंगा में डुबकी लगाया जाता है, जो पूरे पाप होते हैं, आज के दिन पूरे पाप उसके धुल जाते हैं। जी। और आज के दिन उसमें आज के दिन ही माँ गंगा जो है धरती पर अवतरित हुई थी। और आज के दिन जो श्रद्धालु होते हैं उनमें दान और जो श्रद्धालु को। जी सरफराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है। वहीं जब हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो नजर आता है कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की भारी कमी है और इसी कमी को लेकर आए दिन शिक्षा विभाग से सवाल भी पूछे जाते हैं कि कब जाकर शिक्षा विभाग नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और नए शिक्षकों को मौका मिलेगा। इसी के जवाब में महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसी भर्ती प्रक्रिया में माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें NIOS और DLED को लेकर के प्रखंड माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें हम लोग नियमावली संशोधन करने पर चर्चा हुई है कि नियमावली को संशोधन करके जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश की अवहेलना भी न और हमारी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, उस दिशा में हम लोग एक प्रस्ताव बना रहे हैं। प्रस्ताव बना करके जो प्राथमिक के पद रिक्त हैं उनको हम लोग शीघ्र उनकी भर्ती करने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो हमारे लेक्चरर हैं, प्रवक्ता के लगभग 3000 पद खाली हैं, उनको हम लोग चरणबद्ध तरीके से उसकी भर्ती शुरू करने वाले हैं। LT के लगभग 200 पद हैं, जिसका हम अध्याचन भेजेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। पदों की गणना और अध्याचन हमारा तैयार है। इस बीच कार्य विभाग से एक शासनादेश होना है जिसमें जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए चिन्हीकरण करना है कि कौन कौन से पद किस श्रेणी के दिव्यांगजनों को दिए जाने हैं। वो चिन्हीकरण हमने कर लिया है, तो जैसे ये शासनादेश होगा हमारी भर्ती। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए होने वाले पंजीकरण पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजीकरण पर 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से नहीं होगा पंजीकरण। केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में हुई 50% तक की बढ़ोतरी। धाम में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है निर्णय। सरकार ने 3 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी है। सरकार केदारनाथ धाम के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। यात्रियों के पंजीकरण UPSC, AVBPB, हल्द्वानी उत्तराखंड केदारनाथ धाम के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा हो चुके हैं यात्रियों के पंजीकरण और अगले 3 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है पंजीकरण। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए होने वाले पंजीकरण के ऊपर 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। क्या कुछ मौसम के हालात वहां पर बने हुए हैं और ये पंजीकरण फिर से कब चालू होगा? निश्चित रूप से स्फूर्ति आपको बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ धाम में जो तीर्थ यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या थी, उसको देखते हुए 3 दिन तक जो नए पंजीकरण है उन पर रोक लगा दी गई। ये पंजीकरण चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों ही तरह की जो पंजीकरण की सुविधा है वो अब तीर्थ यात्रियों के लिए बंद कर दी गई है। साथ ही साथ एक बार जो तीर्थ यात्रा का मार्ग है वहाँ पर जाम लगने के कारण जो तीर्थ यात्री है उनको भी रोक रोक कर आगे भेजा जा रहा था। और अब क्योंकि ऑल वेदर रोड का कार्य भी उत्तराखंड में चल रहा है, इस वक्त वो चार धाम में कहीं न कहीं यात्रियों को थोड़ा असुविधा देखनी पड़ रही है। साथ ही साथ जो भारी भीड़ उमड़ रही है उसके लिए तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम में क्षमता से अधिक दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही साथ जो यात्रा मार्ग है बार बार जाम लग रहा है, यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने जो केदारनाथ धाम के लिए नए पंजीकरण है उन पर 3 जून तक रोक लगा दी गई है। इससे पहले जो भी पंजीकरण करवा चुके हैं जो तीर्थ यात्रा पर आ रहे हैं उनको हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में रोक रोक कर इनको अलग अलग जगह यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री भेजा जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि केदारनाथ धाम के लिए जो यात्रियों की संख्या है 50% तक बढ़ चुकी है और जगह जगह अब जो प्लान है वो प्रशासन ने कंटिजेंसी प्लान को लागू किया गया है, जिसके तहत यात्रियों को जगह जगह पर अब रोका जा रहा है। और जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग से क्योंकि एक रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है तो दूसरा बद्रीनाथ की तरफ जाता है, तो यात्रियों को वहाँ पर रोककर केदारनाथ जाने वाले और बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों की छुट्टी की जा रही है। और उसके बाद भी
यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। वहीं अगर पूरी तरीके से आंकड़ों की बात की जाए तो चार धाम यात्रा के लिए अब तक 38 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं, जबकि 17 लाख के आसपास तीर्थयात्री चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा पंजीकरण हुए हैं, जिनमें 13 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। साथ ही साथ जो बद्रीनाथ की बात की जाए तो बद्रीनाथ में 11 लाख के आसपास पंजीकरण हुए हैं और यमुनोत्री में तकरीबन 6 लाख से ऊपर के 6 लाख से ऊपर के पंजीकरण हो चुके हैं। साथ ही साथ जो पांचों धाम कहा जाता है हेमकुंड धाम, वहां पर 74,000 से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक पंजीकरण करवाया। और लगातार जिस तरीके से केदारनाथ में देखा जाए तो केदारनाथ में रोजाना 22 से 25,000 तीर्थयात्री दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वजह ये भी मानी जा सकती है कि तीर्थयात्रियों को यात्रियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। जी हिमांशु, जैसा कि आपने बताया कि यात्रा मार्ग पर जाम लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या वहां पर सुविधाएं कर रखी है श्रद्धालु के लिए? निश्चित रूप से सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जो यात्रा मार्ग है ऋषिकेश से पहाड़ी जो क्षेत्र है शुरू होता है, पहाड़ी क्षेत्र के बाद ही चार धाम आते हैं। तो ऐसे में जो यात्रा प्लान अभी तक शासन की तरफ से आया है तो वो रात 10 बजे से तक उस क्षेत्र में यानी कि पहाड़ी मार्ग पर कोई भी यात्री ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसी के साथ अगर बार बार जाम लगता है तो हर आधे घंटे में प्रशासन ने हर आधे घंटे के बाद जाम को खुलवाने के लिए साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड उत्तराखंड में उसका कार्य कर रहा है। हालांकि ये 70% से ज्यादा कार्य हो चुका है। तो एक आध जगह पर ही ऐसी नौबत आती है कि जाम लग जाता है, जिस कारण यात्रियों को असुविधा होती है। लेकिन वहीं अगर ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक की बात की जाए तो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक यात्रियों को जाम की स्थिति इतनी नहीं होती है। लेकिन अगर होती भी है तो प्रशासन मुस्तैद है, लोक निर्माण विभाग मुस्तैद है। हर आधे घंटे में आधे घंटे का स्लॉट दिया जा रहा है कि आधे घंटे आप काम करें और आधे घंटे आप जो यात्रा है उसे सुचारू रूप से करने दें। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए। हाल ही में जारी हुए यूपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में उत्तराखंड की बेटियों ने सफलता का परचम लहराया है। इस रिजल्ट में हल्द्वानी की दो बेटियां दक्षिता जोशी और मीनाक्षी आर्य ने सफलता हासिल करके हल्द्वानी का मान को बढ़ाया है। इसी के साथ ही बीते दिनों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट जारी हुआ। हल्द्वानी कोतवाली में एसएसपी पंकज भट्ट द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। तो वहीं इस मौके पर हल्द्वानी का मान बढ़ाने वाली दीक्षिता जोशी और मीनाक्षी आर्या को भी सम्मानित किया गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे यहाँ पे इतने होनहार बच्चों को सम्मानित करने का मौका मिला और इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला पुलिस सिस्टम हल्द्वानी से। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है और यूपीएससी ने मुझे इतनी बड़ी सफलता दिलाई और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो बिग थैंक्स टू माय पेरेंट्स, माय फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल ऑफ देम हु हैव सपोर्टेड मी। सर, मैंने अपनी जर्नी से न सिर्फ यूपीएससी की, अपनी लाइफ जर्नी से जितना कुछ एज अ स्टूडेंट सीखा है, मैंने वही अपने जो बच्चे थे यहाँ पे उनको पास ऑन करने की कोशिश करी और उनको ये मोटिवेट करने की कोशिश करी कि आप हार्डवर्क करिए, आप मेहनत करिए। सिर्फ सक्सेस को देखकर आप चाम मत हो जाइए, उसके पीछे जो हार्डवर्क है, जो मोनोटनी है, जो बोरियत है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो भी इस सक्सेस का ही पार्ट है। नैनीताल पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके 38 बच्चे जिन्होंने 85% या उससे ऊपर के मार्क्स हाई स्कूल और इंटर में लाए हैं उनको सम्मानित किया गया है। और ये हमारे लिए खुशी का विषय भी है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो दो आपका जो बच्चियां यूपीएससी में निकली हैं उनके द्वारा यहाँ पे आकर के मोटिवेशनल उनको स्पीच भी दी गई और उनकी क्वेरी भी पूरी की गई। मुझे उम्मीद है भविष्य में जो पुलिस परिवार के बच्चे हैं वो बहुत अच्छी जगह जाएंगे और बहुत बड़ी उपलब्धियाँ करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
आबकारी विभाग द्वारा अल्मोड़ा जनपद से अभी तक तीनों दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया है। इसको लेकर आबकारी आयुक्त ने कहा है कि जल्द ही दुकानों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य जनपदों से भी सभी दुकानों का आवंटन किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी विभाग को 4000 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य मिला। उन्होंने दावा किया कि इस लक्ष्य को हासिल करने में आबकारी विभाग सक्षम साबित होगा और तय समय पर टारगेट को पूरा किया जाएगा। आबकारी विभाग को जो राज्य सरकार के द्वारा राजस्व का लक्ष्य दिया गया है इस वित्तीय वर्ष में, वो लगभग 4000 करोड़ रुपए वार्षिक का है। और हमारी सभी 627 दुकानों में से 3 दुकानें अल्मोड़ा की छोड़ के बाकी सभी व्यवस्थापित हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो निर्धारित हमारा राजस्व है उसको हम समय रहते पूरा करेंगे। जहाँ तक विगत वर्षों में जो बंद दुकानें थी हमारी कोशिश रही कि इस बार हम उसको भी समय से संचालित करें और विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की मेहनत और लगन से वो सभी में हम सक्सेस हुए हैं। और जो उधम सिंह नगर में अल्मोड़ा में हमारी विगत 2-3 वर्षों से बंद दुकानें थी वो भी इस बार व्यवस्थापित हो गई। हरिद्वार के ग्राम बेलमपुर में आसपास शव मिलने से क्षेत्र की जनता में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि जो शव मिला है उसमें हत्या जैसे आसार नजर आ रहे हैं, जिस पर तत्काल पुलिस की अलग अलग टीमों को तैयार कर दिया गया है जो कि छानबीन कर रही है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि परिजनों की माने तो कुछ लोगों पर शक हो रहा है, जिसमें पुलिस की टीम जैसे एसओजी फॉरेंसिक जांच कर रही है और जल्द ही कातिल पुलिस की गिरफ्त में होगा। एक राजपाल जी का यहाँ पे शव मिला है और हमारी फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पे है। हमारी जो लोकल पुलिस की टीम है वो भी है, एसओजी भी यहाँ पे मौजूद है और हम लोग सभी लोग यहाँ पे हैं। इनका बॉडी को अभी फॉरेंसिक ने पूरी शिनाख्त भी कर लिया है। बॉडी को रख के मोर्चरी भेज रहे हैं। इसमें कुछ लोगों पे शक जाहिर की जा रही है इनके परिजनों द्वारा, उसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। जल्दी हमें से बता देंगे। अभी इसमें कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है। जल्द ही इसमें सारी 2 हथियार हमें बरामद हुए हैं, 2 और उसको फॉरेंसिक वाले अपने कब्जे में भी ले लिए, जो कि हमारा यहीं से कब्जा में लिया गया है। जहां एक और अवैध अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर उत्तराखंड सरकार नजर आ रही है सख्त, तो वहीं मंगलौर में कुछ स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन कार्रवाई में जुट गया है। सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जे वाली जगह को चिन्हित किया जा चुका है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले स्थान को चिन्हित करके उनका कब्जा मुक्त करवाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन नोटिस देने के बाद ही उचित प्रक्रिया के तहत सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। कब्जा करना किसी भी सरकारी ज़मीन पे, ये तो एक बड़ा दुर्व्यवहार मैं बोलूँगा जो लोग करते हैं। अतिक्रमण का ही एक ये हिस्सा होता है और इस पे बार बार जगह जगह से हमारे पास शिकायतें आती रहती हैं। जो हमारा रेवेन्यू विभाग है मोस्टली वो इसे डील करता है और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के भी यहाँ पे काफ़ी सारी शिकायतें आती हैं और उनका समय पे निराकरण भी किया जाता है। तो उनको संज्ञान में लिया गया है। जैसे जैसे हमारे संज्ञान में प्रशासन के संज्ञान में ऐसे मामले आते हैं तो उन पे तत्काल कार्रवाई की जाती है और ऐसे कब्जों को हटा के उस ज़मीन को कब्जा मुक्त किया जाएगा। उन जगह को चिन्हित करके उनको कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही इसके बाद निर्देश आते हैं, क्योंकि वो चिन्हित हो गई है तो प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर होता है। उसके बाद जिन्होंने भी कब्जा कर रखा होता है उनको नोटिस देना पड़ता है कब्जा मुक्त करने के लिए। तो नोटिस दिया जाता है, उसके बाद मुनादी की जाती है, उसके बाद उस जगह को कब्जा मुक्त भी किया। लोहाघाट के सुई विशंग क्षेत्र के प्रसिद्ध मां कड़ाई देवी मंदिर में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का हवन की आहुति के साथ में पारायण हो गया। दोपहर बाद हुए विशाल भंडारे में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। मंदिर में पंडित ललित चौबे ने धार्मिक अनुष्ठान पूजा अर्चना संपन्न करवाई। वहीं कथावाचक पंडित ललित पाठक ने कथा का प्रवचन करते हुए कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है, व्यक्तियों में धार्मिक आस्था जागृत होती है। हवन की आहुति से देवी देवता प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आयोजन समिति के जीत सिंह मेहरा, हीरा देवी ने भी सभी सहयोगियों का आभार जताया। क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा देव आधारित गीतों का गायन किया गया।
उत्तराखंड के बाजपुर में महिला का खेत में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला के शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले का खुलासा करने का प्रयास पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम कनौरी निवासी एक महिला रविवार सुबह से ही अपने घर से लापता थी। महिला के परिजन द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। वहीं सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला सावित्री देवी का शव ग्राम कनौरा में ईदगाह के समीप खेत में पड़ा मिला। खेत में महिला के शव की सूचना मिलने से पुलिस में हड़कंप मच गया। देखिए, आज सुबह हमारा जो चौकी बाजपुर की है, इसमें एक कनौरी गांव के कुछ लोग आए थे और उन्होंने ये सूचना दी कि उनके गांव की एक महिला है जो कल काम पे गई थी। चूँकि वो राजगीर मिस्त्री का काम लोग करते हैं, उन्हीं के साथ वो काम करती है, तो वो कल से फिर वापस नहीं आई। इस सूचना को परिजनों को लेकर के और हमारे चौकी इंचार्ज इसमें बीट कर रहे थे। इसी बीच में सूचना मिली कि यहाँ पे कनौरी के बगल में ही ये गाँव है, वहाँ गन्ने के खेत में जो ईदगाह है उसके पीछे एक महिला की डेड बॉडी मिली। परिजनों ने उनकी शिनाख्त की है। प्रारंभिक तौर पे ये हत्या का मामला लग रहा है। अभी हम महिला का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के पुलबट्टा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब किशोरी के पिता पर ही हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद में कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कातलियाल ने बताया है कि किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जिसमें मृतका के मामा गुड्डू के द्वारा थाना पुलिस शिकायत करते हुए मृतका के पिता पर ही हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये इसमें 14 वर्षीय किशोरी हैं, जिसके संबंध में हमें एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उनके मामा हैं गुड्डू, उन्होंने ही इस बात के थोड़ा डाउट जाहिर किया कि उनके पिता ने उनके साथ कुछ गलत किया है और इस वजह से उनकी जो बॉडी है उसको निकालने का अनुरोध किया उन्होंने। तो इसमें नियमानुसार जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं उनसे अनुमति लेकर के बॉडी को निकाला गया। उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि बॉडी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, तो इसमें उसको एडवांस सेंटर पे भेजा जा रहा है पीएम और अग्रिम कार्रवाई के लिए, फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए। और जो भी फैक्ट इसमें आते हैं, तथ्य आते हैं प्रकाश में, उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन नगरी मसूरी में मौसम ने अपना मिजाज बदला और मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। जहां एक और बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव होने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटकों ने मौसम का जमकर आनंद लिया। और गर्म कपड़ों की पंजाब से आई पर्यटन नेहा ने बताया कि यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना है और जहां मैदानों में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं मसूरी में मुझे गर्म कपड़े खरीदने पड़ गए हैं। दिल्ली से आए पर्यटक ने बताया कि यहां का मौसम बहुत ही सुहावना है और उन्होंने यहां पर काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन कई स्थानों पर मार्ग संकरे होने के कारण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ का मौसम और यहाँ के लोग बहुत ही बेहतरीन है। उन्होंने बताया कि यहाँ आकर उन्हें और उनके परिवार को मौसम का लुत्फ उठाते हुए देखा गया। मसूरी में मौसम बहुत औसम हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और मतलब कि मस्ट विजिट प्लेस है, तो आप बहुत ही अच्छा लग रहा है और मौसम ने तो फिर और ही अच्छा कर दिया है, चार चांद लगा दिए। आगे भी आप आती रहेंगी मसूरी? जी बिल्कुल। रायबरेली में पुलिस ने काबिल तारीफ काम किया है। यहां नहर में कूदकर आत्महत्या करने वाली युवती को 2 सिपाहियों ने वक्त रहते बचा लिया। दोनों सिपाहियों को एसपी ने नगद राशि से सम्मानित किया। मामला बोधखर थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर शहर कोतवाली में तैनात सिपाही अनुज शुक्ला और महिला होमगार्ड अलका द्विवेदी समन तामील कराने जा रहे थे। तभी उसी दौरान शारदा नहर के तट पर एक युवती परेशान हालत में खड़ी हुई दिखाई दी। सिपाहियों ने तुरंत युवती को रेस्क्यू करते हुए उससे वहां खड़े होने का कारण पूछा। महिला ने रोते रोते बताया कि उसके घर में समस्या के कारण वह आत्महत्या करने पहुंची थी। सिपाहियों ने उच्च अधिकारियों के सहयोग से युवती को समझा बुझाकर परिजनों के हवाले कर दिया। ये अभी 26 तारीख को भदोकर थाना क्षेत्र में जो शारदा नहर पुल है, वहाँ पे हमारा एक कांस्टेबल है
जिसका नाम है अनुज शुक्ला, वो किसी काम से जा रहा था। उसने उस पुल पे एक परेशान नवयुवती को देखा और उसके पुलिस की ट्रेनिंग ने वहाँ काम किया। उसको ये लगा कि वो परेशान है और अपने साथ कुछ अनहोनी करने की संभावना उसको नज़र में आई, तो उसने उतर के उस लड़की से बातचीत की। तो लड़की ने बताया कि वो अपने कुछ घरेलू मसलों की वजह से परेशान होकर के वो आत्महत्या करने की नीयत से। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।